नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई कहानी हमारे समाज में वर विक्रय। इस बार मेरे एक परिचित वृद्ध सज्जन कन्या के ऋण से मुक्त होने के लिए जब वर के पिता के दरवाजे पर माथा टेकने पहुंचे तो मुझ अनुभवहीन को शायद इसलिए ले गए कि मौका पड़ने पर सहानुभूति का मलहम लगाने वाला एक आदमी तो साथ रहे। नमस्कार इत्यादि के उपरांत वर के पिता जब चश्मे के कान की किनार से मुझे घूर कर देख चुके तब उन्होंने दफ्तर से चोरी हुई एक फाइल निकाली और मेरे साथी की ओर मुंह करके बोले, देखिए साहब, मैंने तो तीनों लड़कों की यह फाइल खोल रखी है। जिनके यहाँ से जितने रुपए की बात आती है उनका नाम सिलसिलेवार दर्ज करता जाता हूँ। अब ये देखिए, मनोहर लाल जी के यहाँ से 5,000 की बात आई है और राम किशन जी के यहाँ से 6,000 की। तो आप भी अपना हिसाब बतला दीजिए, मैं नोट कर लूँगा। साहब, अपना तो खुला काम है, आहारे व्यवहारे लज्जा निकारे, समझे ना आप? मेरे साथी बेचारे जो केवल 2,000 का इंतजाम करके लड़का खरीदने निकले थे, किस मुंह से बोली लगाते, फिर आने का वायदा करके और वर के पिता की व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट से तिल मिलाकर बेचारे उठ दिए। मैं नहीं जानता था कि वर विक्रय हमारे समाज में इतने वैज्ञानिक तरीके से होने लगा है कि फाइल, रजिस्टर, रसीद इत्यादि रखे जाने लगे हैं। और अब मैं सोचता हूँ कि जो थोड़ी सी झिझक बची है वह भी त्याग दी जाए और लड़के का पिता लड़के के सिर पर वर बिकाऊ है कि तख्ती लगाकर मवेशियों के बाजार में इतवार को खड़ा करे और नीलाम करके सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को लड़के के गले में रस्सी बांधकर सौंप दे। विवाह सा पवित्र बंधन जो पारस्परिक प्रेम बढ़ाकर दो परिवारों को अधिकाधिक समीप लाता था, ना जाने कब से वाणिज्य बनकर रह गया और आज खुलेआम वर की बिक्री होती है, जिसकी कीमत कन्या के रूप गुण से नहीं वरन उसके पिता के टकों से लगाई जाती है। जिसके पास पैसे हो वह अपनी कन्या के लिए अच्छा वर खरीद ले, जिसकी सामर्थ्य नहीं है वह बेचारा थोड़ी देर बैठकर अपने भाग्य को रो ले और फिर कन्या को जहर दे दे, अर्थात किसी वृद्ध, रोगी, अनपढ़ गंवार के हाथ उसे सौंप दे, क्योंकि इनकी कीमत कुछ कम होती है। किसी ने गिना है कि वर विक्रय की इस प्रथा के फलस्वरूप कितनी आत्महत्याएं होती हैं। किसी ने हिसाब लगाया है कि कितने घर जलकर खाक हो जाते हैं। किसी को मालूम है कि कितने पिताओं का जीवन अभिशाप की अग्नि में जला करता है। कितनी बाल विधवाएं होती हैं, कितनी भ्रूण हत्याएं होती हैं, कितना व्यभिचार होता है, कितनी निरपराध स्त्रियों का जीवन निरंतर जला करता है। जिस दिन इसका हिसाब लगाया जाएगा उस दिन हमारा रामानंदी तिलक मिट जाएगा, हमारा चंदन छाप काला पड़ जाएगा, कलंक बन जाएगा, हमारी गांधी टोपी की नोक मिट जाएगी और हमारा भगवान मंदिर से भागकर कहीं शरण लेने पहुंचेगा। विदेशी लोग हमारे समाज के विषय में अन्य देशों में भ्रमपूर्ण बातें फैलाकर हमें असभ्य, जंगली बतला रहे हैं और हमारा उनके प्रति रोष भी सर्वथा उचित ही रहा है। पर एक बात में तो हम पूर्व ऐतिहासिक काल के इस जंगली को भी मात करते हैं और आज के अफ्रीका के वन भाग के हप्सी को भी मात करते हैं। और वह बात यह है कि हम में अभी भी मनुष्य का क्रय विक्रय होता है और वह कानूनी भी माना जाता है। हमारे धर्म में दूसरों के धन सबसे निकृष्ट माना गया है, पर धन की इच्छा करना पाप माना गया है और उसे ग्रहण करना तो अत्यंत निंदनीय कर्म समझा गया है। इसलिए तो भिक्षावृत्ति हमारे यहाँ अत्यंत नीच मानी गई है। परंतु तिलक लगाए
सुमरनी में हाथ घुसेड़े पंडित की निगाह भी कन्या के पिता के धन पर रहती है। रोटरी क्लब में गला फाड़कर भाषण देने वाले सभ्य साहब की आंख भी लड़के के ससुर के धन पर लगी रहती है और जन्म भर देश सेवा की डींग हाँकने वाले सुधारक की जीभ में भी दूसरे का पैसा देखकर पानी आ जाता है। यह स्वान वृत्ति हमारे समाज में कैसे आई, यह कौन बताएगा? वर के पिता के मुख में नहीं के स्थान पर और कब जम बैठा, और आज तो उसका मुंह इतना फट गया है कि कन्या के पिता की सारी जायदाद उसमें समा जाए। ऐसा लगता है कि हमारी जातिगत दुर्बलता के कारण जब हमें अपनी भुजाओं पर विश्वास नहीं रहा, तब हम में मुफ्त का माल खाने की घृणित प्रवृत्ति आई और जाति की संकीर्णता से उत्पन्न लड़कों की सीमित संख्या ने इस नई वस्तु की क्रयशीलता की ओर संकेत किया। और परिणाम यह हुआ है कि समाज में जड़ वस्तुओं की भांति लड़के भी बिकने लगे हैं। वह समय अब दूर नहीं है जब वर का पिता लड़की वालों से टेंडर बुलवाएगा और अधिक से अधिक कीमत वाले को ही अपना लड़का देगा। वैसे तो हम यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की घोषणा करना नहीं भूलते और हमारे आदर्शवाद का पोला ढोल भी काफ़ी जोर से बजाते रहते हैं, परंतु हमारे अपने परिवारों में लड़के और लड़की के प्रति व्यवहारों में कितनी विषमता पाई जाती है और यह क्यों पाई जाती है, इस पर कभी विचार किया है? घर में मुन्ना को चुपड़ी और मुन्नी को सूखी रोटी मिलने का क्या कारण है? मुन्ना को छींक आने पर ही डॉक्टर आ जाता है, पर मुन्नी की 2-4 दिनों की बीमारी भी डॉक्टर को क्यों नहीं बुला सकती? मुन्ना के रेशमी और मुन्नी के सूती का क्या रहस्य है? मुन्ना को पुचकार और मुन्नी को फटकार के कारण पर भी विचार किया है? लड़की के प्रति माता पिता का ही अन्यायपूर्ण बर्ताव हमारे सारे आदर्शों, हमारे सारे सिद्धांतों के मुख पर कालिक पोत देता है और इसका एक ही कारण है, दहेज। पिता समझता है कि लड़की उसके गांठ का खर्च कराने वाली है और लड़का उसकी गांठ में जोड़ने वाला है। अपनी धन हानि और चिंता की कारण स्वरूप लड़की उसे अप्रिय लगती है। पुत्र उत्पन्न होने पर बाजे बजते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं। पुत्री के जन्म पर मातम से शांति रहती है। माता पिता के मुखों पर दुख की छाप दिखाई देती है। अभी एक विवाह में देखा कि गरीब कन्या के पिता से 2000 ऐंठ कर भी जब वर पक्ष की परधन लिप्सा शांत न हुई, तो विवाह के बीच में वर के पिता मामा फूफा ने वर से 500 रुपये और मांगने को कहा। लड़का पढ़ा लिखा समझदार सा था, पर बड़े बूढ़ों की भ्रिकुटी और लाल आंखों के सामने उसका विरोध ठहर ना सका और उसने निर्लज्जता से 10 साल के बच्चे की भांति घिघिया कर कहा, 500 रुपये और लेंगे। ऐसा लगता था कि ये लोग बाराती नहीं बल्कि कचहरी के चपरासी हैं जो किसी पुराने कर्ज की कुकरी लेकर आए हैं। गरीब ब्राह्मण ने आरजू मिन्नत करके दया न पाई तो घर का सामान बेच बाच कर उन राक्षसों के उदर में धन डाला। मुझे उस बीए की डिग्री से विभूषित वर की परवशता पर दया भी आई, उसकी कमजोरी पर गुस्सा भी आया। उसकी नसों का रक्त ठंडा हो गया था। उसकी शिक्षा उसे अन्याय का सामना करना सिखाने में असमर्थ रही। ऐसी शिक्षा बेकार है, ऐसी युवावस्था को भी धिक्कार है। पति पत्नी के संबंध विच्छेद का रास्ता साफ करने के लिए तलाक का कानून लागू करने से यह अधिक आवश्यक है कि इस दहेज प्रथा को बंद करने के लिए कानून बनाया जाए। इसीलिए हमारा कोई प्रतिनिधि समाज हित के लिए दहेज विरोधी कानून का प्रस्ताव हमारी धारा सभा में रखे। प्रहरी 2 जनवरी 1949।
आशा है कि आपको यह व्यंग भरी कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। मेरे तो दिल को छू गई, क्या आपके भी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ, तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।